चलो स्टार्ट करते हैं। अमीर सास ने बदला गरीब बहू के झोपड़ी मायके को महल में। आज का खाना बहुत अच्छा बना है। ये मंचूरियन का तो जवाब ही नहीं। क्या बात है, क्यों नहीं खा रही है? कितना अच्छा अच्छा खाना है। यहाँ तो वो चीजें भी रखी हुई हैं जिनको मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे सामने होंगी। पता नहीं मेरे माँ बाबा जिन्होंने मुझे ये जिंदगी दी, उनकी प्लेट में क्या होगा। बहू रो रही है। जरूर अपने ये मैं क्या सोच रही हूँ। बहू क्यों रो रही है? कुछ नहीं माँ जी, वो अगर कुछ नहीं है तो फिर इन आंसुओं को साफ कर और रोना बंद कर। मुझे ऐसे बेवजह आंसू बहाने वाली लड़कियां जरा भी पसंद नहीं हैं। संगीता के बोलने पर रश्मि ने अपने आंसुओं को साफ कर लिया। आंसू साफ करने के बाद यूं बुत बनकर बैठने को नहीं बोला था मैंने। खाना खाओ और फिर जो भी काम हो उसे निपटाना। जी माँ जी। रश्मि ने ऐसे बोलकर खाना खा लिया और फिर वो अपने बाकी के कामों में लग गई। रश्मि संगीता की बहू थी। संगीता एक बेहद अमीर औरत थी। खाना खाने के बाद संगीता अपने कमरे में आ गई। मैं जानती हूँ, चाहे वो मुझसे कुछ भी ना कहे, लेकिन वो हमेशा ही अपने परिवार को लेकर चिंतित रहती है। हाँ, मैं भी रहती थी। जब मेरी इस बड़े घर में शादी हुई थी तब मैं भी रहती थी। मैं हमेशा से ही अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने कभी भी मुझे कुछ करने ही नहीं दिया। लेकिन मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? अरे उसके मायके से मुझे क्या मतलब? वो लोग गरीब भी अपने दम पर ही होते हैं और अमीर भी। संगीता के मन में रश्मि के मायके को लेकर नरमी आ रही थी, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं रही। एक तरफ वो ऐसे सोच रही थी तो वहीं रश्मि के मायके में। माँ, आज भी ये सूखी रोटी ही मिलेगी खाने को? हाँ बेटा, मेरे और तेरे बाबा के पास तो यही चीज है तुम्हें खिलाने को। आज आ जाओ और इसी सूखी रोटी को किसी तरह पानी से निगल लो। कल को वादा करती हूँ कि कुछ अच्छा सा खिलाऊंगी। माँ, आप ऐसे वादे मत करो। हम जानते हैं कि आप ये सब हमें जानबूझकर नहीं खिला रही हो। ये सब आपकी मजबूरी है, तो आप ऐसे मत बोलो। देख रही हो गीता, अब बच्चे बड़े हो गए हैं ना, तो माँ बाप की मजबूरियों को समझने लगे हैं। वरना जब बचपन में ये खाना हम इनके सामने रखते थे तो रश्मि को छोड़कर ये दोनों हमसे झगड़ा करते थे और कहते थे कि आप बस हमें यही खिलाते हो। किशोर की बात सुनकर गीतांजलि की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद सभी ने पेट भरने के लिए रूखी सूखी रोटी को किसी तरह निकल दिया। और ऐसे ही एक शाम के वक्त, माँ, सुना है कि एक बूढ़ा शेर रोजाना रात को हमारे गांव में भटकता है। माँ, हमारा तो घर भी इतना कमजोर है, अगर कभी वो हमारे घर में आ गया तो हम क्या करेंगे? ये तो चिंता की बात है। तो फिक्र ना कर, मैं तेरे बाबा को बोलकर घर के चारों तरफ आग जलवा दूंगी। फिर चाहे शेर हो या बब्बर शेर, कोई नहीं आ पाएगा। गीतांजलि ने जो बोला वही किया। रात को उसने घर के चारों तरफ आग जलवा दी, जिससे कि उनके घर की सुरक्षा हुई। लगभग रात को 10 बजे जब सभी झोपड़ी में जमीन पर सोने को लेटे हुए थे, तब मुकुल को शेर के गुर्राने की आवाज आई। अरे ये कैसी आवाज थी? श्श्श, लगता है कि वो शेर ही है जो गांव में रोज आता है। बाबा, शेर आ गया। लेकिन बाबा, आपने आग तो सही से जला दी थी ना? हाँ, मैंने अच्छे से ही जलाई थी। भगवान का नाम जपते रहो, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा। कच्चे से घर में गीतांजलि के परिवार के शेर की आवाज सुनने के बाद हालत खराब हो रही थी। किसी समय उन्हें नींद भी नहीं आ पाई। एक तरफ उनका ये हाल था तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की बेटी रश्मि। ये मखमली बिस्तर कितना अच्छा है। जब मैं मायके में थी तो जमीन पर सोती थी, सही से नींद भी नहीं आती थी, लेकिन ससुराल आकर सब कुछ ही बदल गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतने मखमली बिस्तरों पर कभी सोऊंगी। रश्मि ऐसे ही सोचते सोचते सो गई। अगली सुबह, दाहो, क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ जी, बोलिए। वो मेरी सहेली की बेटी की शादी है तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, मेरे साथ चलना। जी। संगीता के साथ रश्मि एक कहने पर मॉल जाने को निकल गई। दोनों सास बहू अपनी गाड़ी में सवार होकर जा रही थी। रश्मि खिड़की की तरफ बैठी हुई बाहर देखती हुई जा रही थी। गाड़ी चलते चलते एक छोटे से गांव के इलाके में पहुंच गई, जहां छोटे छोटे बच्चे, गरीब लोगों के कच्चे कच्चे से घर थे। गांव? कितने दिनों बाद देखा मैंने ये गांव।
मेरे माँ बाबा भी इन्हीं लोगों की तरह अपनी जिंदगी बिता रहे होंगे। यहाँ मैं गाड़ियों में घूमती हूँ और वहाँ मेरे माँ बाबा पैदल ही मीलों चल चल कर कैसे कैसे मेरी माँ और बहन भाइयों का पेट पालते होंगे। अरे रश्मि बहू, ये तो शायद रो रही है। बहू। जी माँ जी बोलिए। हम बस पहुंचने ही वाले हैं, तो अपना सामान पकड़ ले। जी। रश्मि बेचारी ने अपने आंसुओं को अपनी सास के डर से छिपा लिया, लेकिन संगीता ने सब कुछ देख लिया था। वो उसे देखकर बेचैन हो उठी। इससे तो बिल्कुल मेरी ही तरह अपने मायके वालों की फिक्र होती है। इसे देखकर मुझे मेरी याद आ गई। बस अब बहुत हुआ, बहुत बन ली मैं खुदगर्ज। अब मैं वो करूंगी जो मैं अपने परिवार के लिए करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पाई। संगीता ने कुछ भी रश्मि पर जाहिर नहीं किया, लेकिन मन ही मन वो उसकी मदद करने की ठान चुकी थी। दोनों सास बहू जब शॉपिंग करके घर आई तो रश्मि तो अपने ही कामों में लग गई, लेकिन संगीता अपने दो खास नौकरों से बोली, सुनो तुम दोनों, तुमने रश्मि का मायका देखा है? हाँ संगीता मालकिन, एक बार हम छोटे मालिक के साथ गए थे। बहुत अच्छे। तो फिर तुम मेरी बात सुनो, आज तुम्हें रश्मि के मायके जाना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने तुम्हें वहां भेजा है। उसके मायके जाने के बाद तुम्हें उन लोगों को उनके घर से निकालना है और उस घर की जगह पर एक पक्का महल बनवाना है। लेकिन मालकिन, हम उन्हें कैसे निकाल सकते हैं? मेरा मतलब वो लोग फिर कहाँ जाएंगे? मैं सब बता दूंगी, तुम बीच में मत बोलो। हाँ तुम्हें कहा थी? हाँ, उन्हें घर से निकालकर तुम उन्हें हमारे पुराने वाले घर में ले जाना, और हाँ कोई गड़बड़ ना हो। संगीता की बात सुनकर उसके दोनों आदमी रश्मि के घर पहुंच गए, जहां घर में गीतांजलि खाना बना रही थी और सिया सफाई कर रही थी। अरे सुनो सभी। जी आप लोग कौन? आपको अभी क्या भी ये जमीन खाली करनी होगी और ये सरकार की तरफ से ऑर्डर है। अरे ऐसे कैसे भाई साहब, ये हमारा घर है, हम इसको छोड़कर कहाँ जाएंगे? सरकार की तरफ से आपके ठिकाने की जगह बना दी गई है, आप बिना कोई बहस के हमारे साथ चलिए। दोनों आदमी किशोर के परिवार को संगीता के पुराने घर में ले गए, जिसमें खाने पीने का सामान भी संगीता ने रखवाया हुआ था। पूरा रश्मि का मायका वहां आ गया और तब संगीता ने उनकी झोपड़ी की जगह पर महल बनवाने का काम छुड़वाया। महल चाहे ज्यादा बड़ा ना हो, लेकिन हाँ ध्यान रहे कि ऐसा बनना चाहिए कि रहने वाले का दिल खुश हो जाए। संगीता ने एक एक बारीकी इंजीनियर को बताई, और जब तक घर बना तब तक उसने किशोर के परिवार का भी पूरा ध्यान रखवाया। कुछ महीनों बाद महल बनकर तैयार हो गया। अब तुम रश्मि के मायके वालों को उस जगह लेकर पहुंचो, तब तक मैं रश्मि को लेकर आती हूँ। संगीता की बात सुनकर उसके आदमी रश्मि के मायके वालों को महल के पास लाने लगे। वहीं संगीता भी रश्मि को लेकर निकल गई। और कुछ देर बाद, वाह, ये महल किसका है माँ जी? तेरे मायके वालों के लिए बनवाया है। सच? कहाँ लेकर जा रहे हो? हरिदैया। स्वागत है समधन जी, आपका महल। गीतांजलि, संगीता। गीतांजलि और संगीता एक दूसरे को देखकर चौंक गई और फिर तेजी से एक दूसरे की तरफ को बढ़े। संगीता, तो कितने अरसे के बाद मिले हम दोनों, कहाँ थी तू? माँ और माँ जी, आप एक दूसरे को जानती हो? हाँ बहू, गीता तो मेरी बचपन की सहेली थी, लेकिन बस फिर वक्त ही कुछ ऐसा पड़ा कि हमारी दोस्ती कहीं गुम हो गई। लेकिन क्या इत्तेफाक है कि गीता तेरी बेटी मेरी बहू है। सही कहा। माँ देखो, माँ मेरी सासू माँ ने कैसे बिना आपको जाने भी आपके लिए कितना बड़ा महल बनवाया। अब चलिए हम सभी अंदर चलते हैं। रश्मि की बात सुनकर सभी अंदर आ गए और नए घर के साथ नए रिश्तों की शुरुआत की और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। अरे वाह, आज तो बहू के हाथों की रोटी बड़ी स्वाद लग रही है। कस्तूरी, एकदम अमृत जैसी मिठास भरी है रोटी में। सच में बापूजी, बाकी दिन तो ठंड में रोटी थाली में पड़ते ही अकड़ जाती थी। 36 बार चबाने पर भी हलक से नीचे नहीं उतरती थी, लेकिन आज की रोटी बाकी दिन के मुकाबले कितनी मुलायम बनी है। फूस चढ़ी छप्पड़ वाले पुराने से मकान के अंदर गरीब बहू 3 मुंह वाले चूल्हे पर संतुष्टि के भाव से मुस्कुराकर खाना बना रही है। एक चूल्हे पर गर्मा गर्म गाजर का हलवा, दूसरे पर मटर पनीर और तीसरे तवे पर गर्मा गर्म फूली रोटी बना रही हैं। गरीब ससुराल वाले एक लाइन से बूढ़ी पर बैठकर खाना खा रहे हैं। ससुर रमाकांत और बेटा ललित गर्मा गर्म खाना खाकर गदगद होकर बतिया रहे हैं। बाबूजी, ललित जी, आपकी थाली में एक रोटी और डालूं? अरे नहीं, मेरा तो पेट भर गया अमृता। बाबूजी, आप एक रोटी ले लीजिए, आपको तो गर्मा गर्म तवे की रोटी पसंद है ना?
अरे बहू, आज तो मैंने तेरे हाथों की बनी 10-12 रोटियां खा ली। मेरा तो पेट पूरा फुल हो गया, फुल पेट भर गया है मेरा। मैं तो अभी और खाऊंगी अपनी बहू के हाथों की नरम और मुलायम रोटी। बहू, एक रोटी और दाल और थोड़ी मटर पनीर भी। बहू मुस्कुराकर मिट्टी वाले 3 चूल्हे पर चढ़ी कढ़ाई में से भाप निकलते सब्जी सास को खिलाती है। सबके खाने के बाद नंद गुंजन थाली समेटने के लिए उठ खड़ी होती है तो बहू बोलती है, अरे नंद जी, अभी उठ क्यों रही हो? भाभी, हम सब लोगों ने तो खाना तो खा लिया, अब क्या बाकी बचा है, मैं थाली समेट लूं। बैठ जाओ, क्योंकि मैंने सबके लिए गर्मा गर्म गाजर का हलवा भी बनाया है। माँ जी, बाबू जी, ललित जी, ये लीजिए गर्मा गर्म हलवा, चख कर बताइए कैसा बना है। अरे वाह, ठंड के मौसम में खाने के बाद गाजर का हलवा मिल गया। ये तो सोने पर सुहागा ही हो गया। सब लोग खुशी खुशी मिट्टी के 3 चूल्हे पर बना हलवा खाकर तारीफ करते हैं। अरे वाह बहू, बहुत स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाया है। सच में भाभी, आपने तो बीकानेर और हल्दीराम हलवाई के यहाँ बने गाजर का हलवा भी फेल कर दिया। आज तो अमृत दावत हो गई। नंद जी, अब ऐसी दावत रोजाना बनेगी, क्योंकि मेरे पास मिट्टी के 3 मुंह वाला चूल्हा है। तो आप सब लोगों का जो भी पकवान मिष्ठान खाने का मन करे, बेझिझक बता देना, मैं बना दूंगी। अब तो मेरे ससुराल में मिट्टी का 3 चूल्हा है, इसलिए मेरे लिए कुछ भी बनाना सुविधाजनक हो गया है। जहां आज के ज़माने में लोग फैसिलिटीज़ में जीना पसंद करते हैं और बहुएं हाई फाई क्लास के मॉडर्न किचन में भी खाना बनाने से बचती हैं और भागती हैं, ये गरीब बहू अपनी मिट्टी के 3 चूल्हे के चलते आखिर इतनी ज़्यादा खुश क्यों है? तो चलिए देखते हैं। जहां शादी के बाद अमृता का आज उसके गरीब मिट्टी के ससुराल में पहला दिन है। पूरा घर छान मार लिया, किचन तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। तभी उसकी ननद गुंजन बाहर से भीतर कमरे में आती है। अच्छा हुआ गुंजन जो तुम आ गई, जरा मुझे बता दो रसोई घर कहाँ है? अरे भाभी, आइए मेरे साथ। भाभी, आपको चूल्हा चढ़ाई की रस्म के लिए बुला रही हैं। गुंजन अमृता को आंगन में लाती है, जहां एक मिट्टी का बहुत ही पुराना सा चूल्हा था। ऊपर से जनवरी की खड़खड़ाती ठंड में सुबह के 7-8 बजे भी घना कोहरा छाया है और ओले अलग से बरस रहे हैं, जिससे बेचारी गरीब बहू की ठंड के मारे दांत बजने लगते हैं। प्रणाम माँ जी। सदा खुश रहो बहू, मैंने खाना बनाने का सारा राशन पानी यहाँ रख दिया है। ईंधन के लिए लकड़ी और सूखे पत्ते भी हैं, बाकी ओस पड़ रही है तो चूल्हे के ऊपर तिरपाल बनवा दिया है, अब आराम से बैठकर खाना बना लो। इतनी ठंड में एक चूल्हे पर खाना बनाने की बात सुनकर बेचारी बहू की कपकपी छूट जाती है। लग गई लंका, मतलब कि अब मेरे ससुराल में गैस चूल्हा भी नहीं है। मुझे इतनी कड़कड़ाती ठंड में इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना है। आज तो खटिया खड़ी हो जाएगी। चल अमृता, हो जा शुरू। किसी तरह कपकपाते हुए बहू पूरी सब्जी हलवा बनाकर ससुराल वालों को खिलाती है, मगर मिट्टी के एक चूल्हे पर खाना बनाने में काफ़ी देर लगती है, जिससे ज़्यादातर खाना ठंडा पड़ता है। एक दिन तड़के सुबह बहू ठंड में चूल्हा लीपते हुए बड़बड़ा रही थी। वे भगवान, ये मिट्टी का चूल्हा आज फिर शीत में भीग गया। अब धूप कब निकलेगी, कब तक चूल्हा सूखेगा? अच्छा खासा मेरे मायके में गैस चूल्हा था, ना ईंधन लाना पड़ता था, ना धुआं झेलना पड़ता था। तभी उसकी पड़ोसन, जो कि हाई फाई क्लास की थी, तराते हुए मिठाई लेके आती है। ये लो लड्डू खाओ अमृता, मेरे घर में नया इलेक्ट्रॉनिक 3 बर्नर वाला चूल्हा आया है। बहुत बहुत बधाई हो परिधि जी। वैसे सच कहूँ तो तुम्हारी किस्मत तो है ही फूटी, जो ऐसे कंगाल ससुराल वाले हैं तुम्हारे। ये तो तुम्हारे लिए 7 जन्म में भी इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा तो दूर, LPG का कनेक्शन भी करवा ले तो बड़ी बात है। अच्छा, मैं चलती हूँ। पड़ोसन ताना मार कर चली जाती है। बहू अपने सूजे हुए हाथ पांव देखती है। काश कि मेरे पास भी 3 बर्नर वाला चूल्हा होता तो एक बार में सारा खाना मैं तैयार कर लेती। किसी को भी ठंड के मौसम में ठंडा खाना नहीं खाना पड़ता। मगर मजबूरी भी तो इतनी है, ललित जी जितना कमाते हैं वो खाने पीने में भी पूरा नहीं पड़ता, तो घर में सुख सहूलियत की चीज कहाँ से आएगी? मगर मैं मिट्टी से 2-3 मुंह वाला चूल्हा बना सकती हूँ। अमृता जुगाड़ लगाकर मिट्टी का 3 चूल्हा बनाने की ठान लेती है और ठंड में जंगल आती है, मगर सरकारी अधिकारियों से प्रदूषण पर्यावरण के चलते रोक देते हैं। बहन जी, आप जंगल में से लकड़ी और मिट्टी नहीं ले जा सकती, क्योंकि सरकार ने मृदा अपरदन और इस जंगल से पेड़ कटाई पर रोक लगा दिया है। हे भगवान, ये उम्मीद भी टूट गई। उदास सूरत लिए अमृता घर आ जाती है, जहां ललित बात कर रहा था। पिताजी, कल से नई मलबे का काम शुरू हो रहा है, कुछ मजदूर कम पड़ रहे हैं, सोच रहा हूँ किसको लेकर जाऊं। अरे मेरे तो पैर का ऑपरेशन हुआ है, वरना मैं ही चल देता बेटा।
अजी आप कहें तो मैं आपके साथ चलूं, 2 पैसे बढ़कर अपने घर में आएंगे। इस पर सास आपत्ति जताते हुए बोलती है, अरे बहू तू घर के बाहर कमाने के लिए निकलेगी तो अड़ोस पड़ोस के लोग हमें बड़े ताने मारेंगे। जिल्लत से भली गरीबी में जीना मंजूर है हमको। माँ जी क्या अड़ोस पड़ोस के लोग हमारा पेट भरने आते हैं या हमें खिलाने आते हैं जो हम उनकी परवाह करें? हमें अपना परिवार खुद चलाना है, कोई किसी को खाने को नहीं देता। बहू की बातों में निकली दुनियादारी ससुराल वालों को समझ में आती है। अगले दिन अमृता ललित के साथ काम पर आती है, जहाँ बहुत सारी रेत मिट्टी सीमेंट का टीला देखकर उसे जुगाड़ आता है। अगर इसमें से थोड़ी मिट्टी और सीमेंट मुझे मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। मैं मिट्टी का चूल्हा बना लूंगी और उस पर सीमेंट का घोल लगा लूंगी तो पक्का हो जाएगा और मजबूत भी। फिर ठंड में मेरा चूल्हा भीगने से गलेगा नहीं। काम खत्म होने के आखिर में अमृता अधिकारी से बदले में थोड़ी सीमेंट मिट्टी मांगकर घर लाती है। अरे बहू तू ये मिट्टी और सीमेंट किस लिए लाई है? माँ जी आप बस देखते जाइए, मैं ऐसे अपने ससुराल में एक साथ 3 चूल्हे बनाऊंगी। एक पर सब्जी बनेगी, एक पर रोटी और एक पर चावल। और ठंड का मौसम है तो फिलहाल के लिए एक चूल्हे पर गाजर का हलवा भी बनेगा। अब आप लोगों को ठंडा खाना नहीं खाना पड़ेगा। गरीब बहू के जुगाड़ को सुनकर ससुराल वालों के चेहरे पर खुशी खिल जाती है। वह मिट्टी गूंथ कर चूल्हा बनाने लगती है, जिसमें सास भी हाथ बटाती है। सवेरा होने तक चूल्हा सूख कर एकदम पक्का हो जाता है, जिससे बहू सभी को एक साथ गर्मा गर्म मटर पनीर की सब्जी, रोटी और गाजर का हलवा भी बनाकर खिलाती है। वैसे जो भी कहो, बहू का जुगाड़ इस ठंड के मौसम में बड़ा लाभदायक है। घर के अंदर गर्माहट भी बनी हुई है। अरे और मजे की बात तो यह है कि इस 3 चूल्हे में से धुआं भी नहीं उठ रहा, वरना उस एक चूल्हे से तो धाए धाए धुआं होता था और खाना भी एकदम बर्फ जितना ठंडा नसीब होता था खाने को। क्योंकि एक चूल्हे के चलते रोटी बनती थी तो सब्जी का इंतजार करो या रोटी का। मगर अब राहत है, बनाने वाले के लिए भी और खाने वाले के लिए भी। अब ठंड का मौसम सबके लिए खुशियों भरा गुजरेगा। ये सुनकर ससुराल वाले संतोष बड़ी मुस्कुराहट जाहिर करते हैं और ससुराल में मिट्टी के 3 चूल्हे के बाद बड़ी बहू की समस्या टल जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।